तो चलिए देखते हैं कि www एक्चुअली में क्या है ना। तो www का आविष्कार क्यों किया गया था। तो आप लोगों ने सुना होगा कि www का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग जानते हैं www का फुल फॉर्म क्या है? किसी को कोई आइडिया है? www जो सुने होंगे तो www का फुल फॉर्म आप लोगों ने सुना होगा। तो www क्या है, आप लोगों को कोई आइडिया है किसी को? चलिए देखते हैं कि www एक्चुअली में है क्या। www का फुल फॉर्म है ठीक है। तो www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो आप लोग किसी भी सर्च इंजन पे जाके कुछ भी टाइप करते हो, कुछ भी यूआरएल देते हो, तो वो यूआरएल स्टार्टिंग कहाँ से होता है आपका www, जिसका फुल फॉर्म क्या है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो ये एक डॉक्यूमेंट का ये समूह है। ठीक है, जिसमें लाखों करोड़ों की मात्रा में, ठीक है, लाखों करोड़ों की संख्या में डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन एक दूसरे के साथ हाइपर लिंक्ड है। इसका मतलब क्या है हाइपर लिंक्ड कहने का मतलब, आपका एक डॉक्यूमेंट आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक्ड रहते हैं। यानी कि आप जब वर्ल्ड वाइड वेब पर या फिर सर्च इंजन पे जाके आप लोग जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च करते हैं, जैसे ही आप सर्च करते हैं तो मान लीजिए आपने फेसबुक खोला है, फेसबुक के एक पेज में है और उस पेज से आपको डायरेक्ट जंप करना है दूसरे पेज पे, तो वहीं पे आपको लिंक मिल जाता है, लिंक पे जाके आप क्लिक कर देते हैं और दूसरे पेज पे जंप हो जाते हैं, है कि नहीं है। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड वेब नहीं था तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। यदि आप फेसबुक खोले हैं तो आप जो है वहीं से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप जंप नहीं कर सकते, वहीं से आप डायरेक्ट अन्य डॉक्यूमेंट्स पर जंप नहीं कर सकते। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब जब से आया, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है तो आपने समझ गए कि वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट्स का एक विशाल संग्रह है, जहां पे लाखों करोड़ों की मात्रा में, लाखों करोड़ों की मात्रा में आपका डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े हैं और उस डॉक्यूमेंट्स सारे एक दूसरे के साथ हाइपर लिंक्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका हर डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। जो एक पे जाते हो तो दूसरे पे आप क्लिक कर दो तो वहीं से जंप कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो www में क्या क्या रहता है, तो www में आपका टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ध्वनिया यानी कि ऑडियोस एंड वीडियोस, इन सारे चीजों का क्या रहता है आपका कलेक्शन रहता है, जिसमें आप देख पाते हैं। ठीक है, इसको डेवलप कब हुआ था, तो इसका डेवलप हुआ था 1989 में। कब हुआ था 1989 में, किसके द्वारा, तो टिम बर्नर ली के द्वारा। ठीक है, ये टिम बर्नर ली एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1989 में इसको CERN, सेंटर यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर, इस लैब में उन्होंने इसका डेवलप किया था। तो यदि कोई आपको पूछे कि वर्ल्ड वाइड के वेब क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक विशाल डॉक्यूमेंट्स का संग्रह है जिसमें टेक्स्ट, ध्वनिया, आपका इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग उसमें जो है अवेलेबल रहते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, हाइपर लिंक होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। आप वर्ल्ड वाइड वेब लिखते कैसे हैं, जब भी आप कोई यूआरएल टाइप करते हैं तो उसके सामने आपका लिखा जाता है www, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसको एक एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि ये आपका इंटरनेट है, ये इंटरनेट है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर है, अब यूजर किसी चीज को रिक्वायरमेंट करता है, जैसे ही रिक्वायरमेंट भेजा इंटरनेट के थ्रू कहाँ पे जाएगा, आपका डायरेक्ट वर्ल्ड वाइड वेब के पास। ये वर्ल्ड वाइड वेब
में लाखों अरबों की मात्रा में डेटा भरी पड़ी है, जहां से आपके रिक्वायर्ड डेटा को फिल्टर करके, रिक्वायर्ड डेटा को आपका सेलेक्ट करके आपको इंटरनेट के थ्रू फिर से आप तक वो डिलीवर कर देता है। ठीक है, तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं क्या है उसको देखते हैं। तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये हाइपर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि एक आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किए हो तो आप वहीं से दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे भी जंप कर सकते हो। कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? आप फेसबुक पे हो तो वहीं से आप चाहो तो इंस्टाग्राम खोल सकते हो, वहीं पे यदि लिंक दिया है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च किया, यदि उसके नीचे में एक लिंक दे दिया है और उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स, मान लो आपने मोबाइल सर्च किया गूगल पे, गूगल पे आपने मोबाइल सर्च किया तो वहां पे लिंक रहेगा किसका, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का, वहां पे ढेर सारे शॉपिंग साइट्स का जो है लिंक रहेगा। अब उस पे जैसे ही क्लिक करते हो आपका उस पर्टिकुलर लिंक पर पहुंचा देगा। जैसे अमेजोन पे क्लिक करते हो तो अमेजोन की साइट पे आपको ले जाता है। यानी कि आप खोले किसको थे, आपने गूगल पे टाइप किया था और मिला आपको कहां पे जाके, अमेजोन की साइट पे, फ्लिपकार्ट की साइट पे, जिस भी आप शॉपिंग साइट्स पे जाना चाहें। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट लिंक्ड रहते हैं। यही है आपका हाइपर लिंक। ठीक है, दूसरा चीज क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कहने का अर्थ आपका जो www पे मिले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये हर प्रकार के प्लेटफॉर्म, हर प्रकार के डिवाइस पे सेम ही तरीके से खुलता है। इसका मतलब क्या, मान लीजिए आपके पास एक 2 इंच का एक डिस्प्ले है, 2 इंच का एक डिस्प्ले है। अब इस डिस्प्ले आपको सपोर्ट देता है इंटरनेट की, इंटरनेट एक्सेस करने की इसकी कैपेबिलिटी है। तो आप इससे भी जो है वही डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं www के, जो आप 32 इंच के एक डिस्प्ले में देखते हैं। यानी कि आपको सेम ही डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सेम ही तरीके से आपको जो है उसको एक्सेस करने में मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होता कि आप जो 2 इंच के मोबाइल में यानी कि कोई वेबसाइट खोले हैं तो वो कुछ अलग तरीके से दिखता है, या फिर जो आप 32 इंच के एक मल्टीप्लेक्स में भी आप देखते हैं, सॉरी एलसीडी में भी देखते हैं तो आपको अलग दिखता है। सेम ही तरीके से दिखेगा, दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है। ठीक है, तो ये चीज है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि हर प्लेटफॉर्म, चाहे आपका मोबाइल में भी आप www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से कोई डेटा एक्सेस कर रहे हो तब भी वो सेम दिखेगा, चाहे आप उसको किसी बड़े मोबाइल में भी आप लोग जो सर्च करते हैं 8-10 इंच के, तब भी सेम ही आपको www एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तीसरा इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके www पर मौजूद हर डेटा अलग अलग लोकेशन पर मौजूद रहते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि आप चाहते हो कि एजुकेशन से रिलेटेड डेटा ढूंढें, एजुकेशन से रिलेटेड डेटा ढूंढें, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड डेटा एक जगह पे मिल जाएगा www पर। आप चाहते हो कि हेल्थ से रिलेटेड आपको डेटा मिले, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड आपको डेटा मिले तो आप जो है हेल्थ से भी रिलेटेड डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, किससे, www से अलग जगह पे। यानी कि आप जिस भी डेटा की रिक्वायरमेंट करते हैं वो आपको अलग तरीके से ही मिलेगा, यानी कि अलग अलग जगह पे मिलेगा। कहने का अर्थ ये www आपका एक डॉक्यूमेंट का विशाल कलेक्शन है। इस पे आपको एक जगह पे आपका एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाएगा, एक जगह आपको जो है हेल्थ से रिलेटेड मिल जाएगा, एक जगह आपको और किसी चीज से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मिल गया। जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आप लोग देखते हो वर्ल्ड में, वो सारा डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह पे कलेक्टेड रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में सब पार्ट किसके हैं, एक्चुअली में वो सब एक
पार्ट हैं www के। ठीक है, तो ये है आपका www, यानी कि इसमें हर डॉक्यूमेंट्स, हर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, अलग अलग जगह पे मौजूद रहते हैं। आप जिसको भी चाहें उसको एक पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा हुआ है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एजुकेशन से रिलेटेड डेटा ढूंढ रहे हैं और आपको www हेल्थ से रिलेटेड डेटा दे दिया हो? ऐसा हुआ है? नहीं होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर डेटा अलग अलग जगह पे मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। चौथा है इसका, ये ओपन स्टैंडर्ड है एंड ओपन सोर्स है। इसका मतलब क्या है? क्या आपको www पे जो डेटा एक्सेस करते हो, क्या आप गूगल पे सर्च करते हो, तो क्या उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है, कोई पैसा पे करना पड़ता है? नहीं, केवल आपको इंटरनेट थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ता है। तो क्या इंटरनेट तो आप यूं ही इंटरनेट यूज करने के लिए किए हो ना, लेकिन क्या www पर मौजूद जो डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए क्या आप अलग से पेमेंट करते हो, कुछ अलग से पैसा आप देते हो? नहीं देना पड़ता है। तो यही है आपका ओपन सोर्स, और ये ओपन स्टैंडर्ड है, यानी कि ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके लिए आपको किसी प्रकार की पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रीली ये जो है आपके प्लेटफॉर्म, आपके जो है सिस्टम में आ जाते हैं, आपको इसके लिए अलग से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका वेब ब्राउजर प्रोवाइड्स अ सिंगल इंटरफेस टू मेनी सर्विस। इसका मतलब क्या है? क्या आपने कभी यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जब वेब ब्राउजर पे, आप क्रोम पे या फिर अन्य जगह पे किसी भी आप जो है साइट पे जाते हो, ठीक है, कोई भी वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, मोजिला यूज कर रहे हो, या फिर जो है नेटस्केप नेविगेटर यूज कर रहे हो, कोई सा भी आप जो है वेब ब्राउजर यूज कर रहे हो, उस वेब ब्राउजर पे जाते हो, आप लोग जो है कोई भी एक लिंक दे देते हो, यानी कि कोई भी यूआरएल टाइप कर देते हो। यूआरएल, जैसे ही यूआरएल टाइप करते हो, आपका वेब ब्राउजर क्या कर लेता है, उसको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, अब जैसे ही वो एक्सेस करेगा वेब ब्राउजर, है ना, जैसे ही आपका वेब ब्राउजर उसको एक्सेस करेगा, वह सारा डेटा आपको मिल जाता है। लेकिन एक ही वेब ब्राउजर में आप कई डेटा को एक्सेस कर लेते हो। कैसे? आप क्रोम पे ही हैं, पहला पेज आपने खोला, मैं दिखा रहा हूं आपको डायरेक्ट एग्जांपल। जैसे कि मैं क्रोम की एक ब्राउजर ओपन किया, ठीक है, जैसे ही क्रोम ब्राउजर ओपन होता है, आप यहाँ पे देखना कई सारा मैं डॉक्यूमेंट्स एक ही साथ सर्च कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे चाहूं तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नीलिट की साइट खोल लिया, नीलिट की साइट खुल गई। मैं चाहता हूं वहीं से यूट्यूब भी खोल लूं तो यूट्यूब भी खुल गई। मैं यहीं से व्हाट्सएप भी खोलना चाहूँ या जीमेल खोलना चाहूँ तो मैं यहाँ से जीमेल भी खोल सकता हूँ। यानी कि एक ही जगह पे मेरे को ब्राउजर एक ही है, मेरा अभी जो है एक ही क्रोम का ब्राउजर है, मैं क्रोम का ब्राउजर एक ही यूज कर रहा हूँ, मेरे पास अभी कई सारे क्रोम की ब्राउजर नहीं है, मैं ब्राउजर एक ही यूज किया, लेकिन इसी ब्राउजर से मैंने क्या चीज खोल लिया, आपका नीलिट की साइट खोल लिया, आपका यूट्यूब खोल लिया और आपका जीमेल भी खोल लिया। यानी कि एक ही ब्राउजर से मैं मल्टीपल टाइप के डेटा को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, यही चीज है आपका, एक ही ब्राउजर आपके मल्टीपल डेटा को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। क्लियर? ये था आपका www की कुछ विशेषताएं। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरा इसको विश्लेषण किया है। क्लियर? तो ये चीज था आपका www। अब देखते हैं यूआरएल क्या है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा यूआरएल। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आप लोग किसी भी ब्राउजर के टॉप पे जाके आप लोग सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग यूआरएल टाइप करते हो,
यहाँ पे कोई सा भी यूआरएल टाइप कर देते हो, ठीक है। यूआरएल आपने यहाँ पे टाइप किया और आपका जो डेटा एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे आप यूआरएल टाइप करते हैं, आपका डेटा एक्सेस हो जाता है। यूआरएल कैसे रहता है, मान लीजिए मैं नीलिट की साइट पे जाता हूँ, NILIT नीलिट, ठीक है। इस साइट पे जाता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसका जो ऑफिशियल साइट है, जैसे बिलासपुर यूनिवर्सिटी का यदि देखें, सरगुजा यूनिवर्सिटी का यदि देखें, तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी .ac.in टाइप कर देते हैं, हम लोगों के पास आ जाता है। ठीक उसी प्रकार नीलिट का है, नीलिट का यूआरएल होता है student.nilit.gov.in, उस पर हम लोग सर्च कर देते हैं, हमारा यूआरएल टाइप होके आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक यूआरएल दिखाऊं, जैसे ये है यूआरएल, इस यूआरएल को मैं चाहूं तो यहाँ से सर्च करके आपको दिखा सकता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, ये यूआरएल मेरे को दिखा देगा। यूआरएल कैसे रहता है तो देख सकते हो यहाँ पे https student.nilit.gov.in, ये है मेरा यूआरएल। अब इस यूआरएल के थ्रू मैं जो है इस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे रहता है यूआरएल। तो यूआरएल क्या करता है, हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन रहते हैं, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का एक एड्रेस होता है, ठीक है। यानी कि हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस को ही कहा जाता है यूआरएल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके गांव में कई सारे लोग हैं, लेकिन प्रत्येक लोगों का अपना एक एड्रेस है, प्रत्येक लोगों का अपना एक नाम है, और वो नाम यूनिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन लोगों का नाम यूनिक नहीं होता है, लोग सब एक ही नाम के कई सारे बंदे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इंटरनेट पे नहीं होता। इंटरनेट में केवल एक साइट का एक ही यूआरएल हो सकता है, उसका कोई दूसरा यूआरएल दुनिया में नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं अपना यूआरएल की बात करूं, ठीक है, हमारा यूआरएल की बात करें तो eklavyaeducation.com, एकलव्य इंस्टीट्यूट है, institute.com, इस नाम से कोई दूसरा यूआरएल दुनिया में नहीं हो सकता। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, एकलव्य इंस्टीट्यूट एस डाल दें, एकलव्य इंस्टीट्यूट 12.com कर सकते हैं, ऐसे कुछ नया चेंजेस हल्का फुल्का हम लोग कर सकते हैं, तब जाके लगभग ऐसे मैच करने वाला मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यूआरएल मेरा यूनिक है, इस नाम से दुनिया में और कोई यूआरएल नहीं हो सकता जो मेरा यूआरएल है, ठीक है। अब इसी यूआरएल को मैं जो है टाइप करता हूं और फिर लेके मैं आ जाता हूं आपके सर्वर तक, ठीक है, यानी कि आपके सर्वर तक ये पहुंचा देता है। आप वेब ब्राउजर पे यूआरएल टाइप करते हैं, अब यूआरएल जो है आपके सर्वर पे जाके डिलीवर करा देता है। जैसे ही सर्वर के पास गया, सर्वर आपका जहां पे भी है, ठीक है, जैसे एकलव्य के सर्वर पे जाएगा तो एकलव्य के सर्वर पे जाने के बाद आपने जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट की होगी, मान लीजिए आपने पीजीडीसीए के बारे में जानना है, तो पीजीडीसीए के बारे में आपका यूआरएल एक्सेस करके आपको पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये चीज होता है यूआरएल। यूआरएल में बेसिकली 3 चीजें होती है, इसमें होता है प्रोटोकॉल, एक होता है डोमेन, एक होता है पाथ, ठीक है। तो 3 चीजें होती है बेसिकली इसमें। तो प्रोटोकॉल कौन सा है, तो प्रोटोकॉल है आपका जो यूआरएल के सबसे पहले हिस्से पे लगे रहता है, HTTP या HTTPS, ऐसे ही रहता है, ठीक है। HTTP या HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें S लगा है तो इसमें सिक्योर हो जाता है। जिस भी वेबसाइट में सिक्योरिटी लगी रहती है, उस वेबसाइट के सामने पे आपको क्या मिल जाता है, ताला लगा रहता है, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊं तो यहाँ पे कोई एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, जैसे इस वेबसाइट को खोला तो इस वेबसाइट के देखो जस्ट सामने अभी एक क्या लगी है, ताला लगी है, ठीक है। यही ताला है आपका SSL सर्टिफिकेट, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है गूगल से, जब इसको खरीदते हैं डोमेन परचेज करते समय, तो ये आपका साइट को सिक्योर कर देता है। इसमें आप जो है किसी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो आपका डेटा सिक्योर रहता है। लेकिन यदि इस साइट पर
कोई भी साइट है जिसपे आपका सिक्योरिटी नहीं लगी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं किसी साइट खोल लेता हूं, जैसे ये साइट खोल लिया, ठीक है। इस साइट पे देखोगे तो सिक्योरिटी अभी नहीं लगी है, यहाँ पे देखो लिखा रहा है नॉट सिक्योर्ड। इसका मतलब कि ये साइट आपका सिक्योर्ड नहीं है, इसमें सिक्योरिटी की लेयर नहीं लगी है, ठीक है। यदि उस पे आप लोग किसी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए आप किसी को पैसा देना है, तो आप जो उस पे देते हो तो सिक्योरिटी नहीं रहेगी, आपके डेटा लीक होने के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन जिसमें SSL सर्टिफिकेट लगा है, यानी कि आपका सिक्योर्ड है, HTTPS लिखा है, HTTPS, उस पे आप लोग पैसा ट्रांसफर करते हो या फिर आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर शेयर करते हो, तो उसमें जो है सिक्योरिटी रहेगी कि कोई इसको जो है आपका डेटा लीक नहीं होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें लीक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये होता है एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये था आपका यूआरएल का फर्स्ट पार्ट। दूसरा सब डोमेन। सब डोमेन कहने का अर्थ होता है आपका जो मुख्य डोमेन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल है, तो यहाँ पे मान लो मैं एकलव्य एजुकेशन लिख दूं, तो एकलव्य इंस्टीट्यूट ठीक है। ये एकलव्य इंस्टीट्यूट जो है मेरा मेन डोमेन हो गया, ठीक है, यानी कि मेरा मुख्य नाम हो गया। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मेरा नाम है ऋषि गुप्ता, ठीक है, तो इसमें ऋषि क्या है मेरा मुख्य डोमेन हो गया और गुप्ता मेरा क्या हो गया सब डोमेन हो गया, है ना। तो इसी प्रकार होता है आपका इसका, इसमें जो ww है ये आपका सब डोमेन है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और इसका जो मुख्य डोमेन है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट, तो एकलव्य इंस्टीट्यूट ये आपका मुख्य डोमेन हो गया। जैसे ठीक यहाँ पे आपका google.com में गूगल आपका मुख्य है, ठीक है। ये है आपका गूगल जो आपका मुख्य यूआरएल है, मुख्य डोमेन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे .com लिखा है। .com क्या होता है, तो ये आपका डोमेन का टॉप लेवल है, जो आपको ये बताता है कि आपका जो यूआरएल है, आपका डोमेन नेम है, वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, यानी कि ये कॉमर्शियल है या एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर अन्य प्रकार से रिलेटेड है। इसमें कई टाइप्स के मिलते हैं। यदि आपका एजुकेशन से रिलेटेड है तो edu रहेगा, यहाँ पे .edu हो जाएगा। यदि आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो org हो जाता है। यदि आपका मिलिट्री से रिलेटेड है तो MIL हो जाता है। यदि आपका और किसी टाइप से रिलेटेड है तो आपका अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे कंट्री बेस भी होता है, कंट्री बेस जैसे इंडिया के लिए .in यूज किया जाता है, जापान के लिए .jp यूज किया जाता है, यूएस के लिए .us यूज किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अलग अलग देश का अपना अपना एक डोमेन, यानी कि अपना अपना एक डोमेन होता है, ठीक है। और यही डोमेन जो है पहचान होता है कि उस देश का ये साइट है। जैसे आपका अमेजोन तो एक फॉरेनर वेबसाइट है, लेकिन वो इंडिया में रन कर रहा है इसलिए .in यूज करता है। वही जब ऑस्ट्रेलिया में रन करेगा तो .us यूज करेगा, ठीक है, सॉरी AS यूज करेगा। ऐसे ही जो है अलग अलग देश में अलग अलग नाम से वो लोग रन कराते हैं, ठीक है। तो ये था आपका यूआरएल। तो यूआरएल का मुख्य काम क्या है, आपके ब्राउजर से, यानी कि आप जो है यूजर हैं तो आपके जो ब्राउजर रहेगा उस ब्राउजर से लेकर के आपके सर्वर तक, ठीक है, सर्वर तक जो कम्युनिकेट कराता है वो कौन कराता है, आपका यूआरएल, ठीक है। यूआरएल के थ्रू ही आप जाते हैं, यानी कि दुनिया में क्या है ढेर सारे हैं वेबसाइट, ढेर सारे लोग हैं, ठीक है। उस पे आपका पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए किसका यूज करते हैं आप लोग, यूआरएल का। मैं यदि एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आप कभी एक पोस्टमैन की बात करें, ठीक है। एक पोस्टमैन के पास जब तक किसी व्यक्ति का नाम पता एड्रेस नहीं होगा तो क्या वो डिलीवर कर पाएगा पोस्ट को। जो भी कार्ड्स आए हैं, जो भी आपका पोस्ट के थ्रू आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है या किसी प्रकार का प्रोडक्ट है, क्या वो डिलीवरी बॉय या वो जो है
पोस्टमैन क्या उसको आपके घर तक पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। जब तक कि आपका नाम नहीं पता होगा, ठीक है, नेम पता नहीं होगा, उसका एड्रेस पता नहीं होगा, उसका पिन कोड पता नहीं होगा, ठीक है, उसका और भी कई सारे इंफॉर्मेशन पता नहीं होगा, तब तक वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका यूआरएल है। यूआरएल भी जो है एक नेम ही है किसी आपके वेबसाइट का। जो भी आपका वेबसाइट है उसका एक नाम है, और ये नाम आपको यूनिक पहचान देता है, सबसे अलग करता है। ठीक है, नहीं तो इंटरनेट में जो कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं वो कैसे हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट चीजें हमको मिल पाती? नहीं मिल पाती ना। वजह यही है कि वो यूआरएल यूनिक होता है, एकमात्र होता है। ठीक है, और यूआरएल एक आईपी एड्रेस से कनेक्ट रहता है। ठीक है, आईपी एड्रेस कहने का अर्थ आप ये समझिए, आईपी एड्रेस को मैं आपको बताया था, आईपी एड्रेस में जो है आपका दो टाइप के बताया था, एक था IPv4 और एक था IPv6। मैं दो टाइप के आईपी एड्रेस शेयर कर चुका हूं। ठीक है, यदि नहीं आप लोगों ने देखा होगा तो आप जो है वीडियो पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो मेरे यूट्यूब पर, और वहां पे भी आप लोग देख पाएंगे इसको। ठीक है, तो IPv4 और IPv6 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस के बारे में बस इतना जानिए कि आईपी एड्रेस ठीक वैसे ही है जैसे आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, आप लोग मोबाइल नंबर को याद कर पाना मुश्किल होता है कि नहीं है? यदि मैं 10 लोगों का मोबाइल नंबर याद करो बोलूं तो क्या आप लोग याद कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 10 लोगों का नाम याद करो बोलूंगा तो थोड़ा आसान है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार आपका यूआरएल है। यूआरएल क्या करता है? बेसिकली जो आपका आईपी एड्रेस रहता है उसी आईपी एड्रेस को एक नाम देने का काम करता है। जैसे अमेजोन का है, अमेजोन का मान लीजिए एक आईपी एड्रेस है 123.01.01.255। ठीक है, ये उसका यूआरएल है, यानी कि उसका आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस को जैसे ही आप जो है सर्च बॉक्स पे टाइप करोगे तो आपका जो है अमेजोन की साइट खुल जाएगा। लेकिन क्या इसको आप याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए चलो एक एक वेबसाइट है तो याद कर भी लोगे, लेकिन ऐसे तो 10 वेबसाइट है ना। 10 जैसे फ्लिपकार्ट पे जाना है तो फ्लिपकार्ट का भी एक ऐसा ही नंबर रहेगा, मान लीजिए 129.0.04.253। ठीक है, ऐसे एक वेबसाइट, ये आपका एक आईपी एड्रेस है। तो क्या आप ऐसे ही एड्रेस को याद कर पाओगे? नहीं याद कर पाओगे। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए यूआरएल निकाला गया। यूआरएल क्या करता है? इसी आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है और एक नाम दे देता है। जैसे इसका नाम हो गया अमेजन, अमेजन, इसका नाम हो गया फ्लिपकार्ट। अब इसको याद करना आपके लिए आसान है, आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे, आसानी से याद रहेगा आपको। लेकिन इसको याद कर पाना कठिन है। ठीक वैसे ही जैसे एक मोबाइल नंबर, जैसे आपके एक फ्रेंड का मोबाइल नंबर है 10 अंक का रहता है, तो उस 10 अंक के मोबाइल नंबर को आपको याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपके फ्रेंड का नाम को याद कर पाना बहुत ही आसान है, आप उसका नाम को आसानी से याद रख पाएंगे। लेकिन हो सकता है कि उसका मोबाइल नंबर या उसका कॉन्टेक्ट नंबर को आप याद ना कर पाए। जरूरी थोड़ा ना है कि आपके पास एक ही फ्रेंड है, आपके पास ढेर सारे फ्रेंड है। क्या ढेर उन सब फ्रेंड्स का आप लोग जो है पर्सनल मोबाइल नंबर याद कर पाओगे? नहीं, लेकिन उन सब का नाम आप आसानी से याद कर पाते हो। ठीक है, तो वैसे ही ये काम करता है आपका यूआरएल। यूआरएल सभी वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस होता है उसी आईपी एड्रेस को एक नाम दे देता है, जिसको आप लोग आसानी से याद कर पाते हो, जिसको आप लोग ब्राउजर पे टाइप करते हो, और उसी ब्राउजर पे टाइप करते हो तो वो जो है जाता है किसके थ्रू? आपका, आप टाइप तो करते हो यूआरएल को टाइप करते हो, लेकिन यूआरएल क्या कर देता है? उसको आईपी एड्रेस में फिर कनेक्ट कर देता है, यानी कि उसको कन्वर्ट कर देता है और फिर आपके सर्वर तक पहुंचा देता है। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम को समझिए। यहाँ पे आपने यूआरएल टाइप किया amazon.com, सॉरी .in, amazon.in टाइप किया। ये जो है आपके ब्राउजर में टाइप किया, ये जाएगा आपके ब्राउजर में। जाते ही आपका जो है यूआरएल क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा आईपी एड्रेस में। आईपी एड्रेस जैसे 123.01
1.0.1.255 ये आपका यूआरएल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये यूआरएल जाएगा फिर सर्वर के पास, जहां पे इसका सर्वर होगा, जहां पे इसका स्टोरेज होगा, वहां से आप जुड़ गया। अब फिर आपको जो डेटा वापस कर देगा। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आपके फ्रेंड के मोबाइल पे आप लोग कॉल करते हो, जैसे आपने मोबाइल निकाला, नंबर टाइप किया, नंबर टाइप करते हैं आप, नंबर टाइप करते हैं या फिर जो आपने सेव करके रखा है तो उसका नाम को जाके प्रेस कर देते हैं। जैसे ही नाम को प्रेस करते हैं वही नाम आपका आईपी यानी कि उसका मोबाइल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर में कन्वर्ट हुआ, मोबाइल नंबर से आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, आप बातचीत कर पाते हैं।